सभी का सहयोग यूं ही बना रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब विराटनगर एमएलए विधायक कुलदीप धनखड़ जी से अनुरोध है, कृपया पोडियम पर पधारें सर, अपने विचार रखें। जोरदार तालियां सर के लिए। आपको जरूरत पड़ती है। जी, राजस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर, इस बहुत ही गरिमाई कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान सरकार के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री, प्रदेश के किसानों के नेता और भजनलाल शर्मा जी की सरकार में शहरी विकास मंत्री माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे बानसूर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान देव सिंह शेखावत जी, राजस्थान मैं आपको भी मेरा ही बोलने वाला हूँ, राजस्थान आरसीए के हमारे कोऑर्डिनेटर भाई मोहित यादव जी, और आज ये जी राजस्थान का कार्यक्रम हमारे बीच में लेकर आए हैं, जिनको बहुत वर्षों से मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते बहुत नज़दीक से देखा है। श्रीमान मनीष शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे पूर्व विधायक भाई रामस्वरूप कसाणा जी, पूर्व विधायक भाई इंद्राज जी गुजर साहब, कार्यक्रम में विराजमान यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान सतवीर जी और सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, व्यापारी भाइयों और हमारे जितने भी छायाकार बंधु हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, सभी देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी पहल आपने, कि मैं लगातार आपका कार्यक्रम देखता रहता हूँ और एक अच्छी शुरुआत आपने की है और बहुत अच्छा और बहुत गरिमाई कार्यक्रम, और उन लोगों को आपने सम्मान देने का काम किया जिन्होंने अपने अपने विशेष ऐसे स्पेसिफिक जो क्षेत्र हमारे उनके रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे वो मजदूर भाइयों को लेकर कोई काम करते हों, चाहे शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे अच्छे अस्पताल हों, ऐसे तमाम लोगों को आज जी राजस्थान के माध्यम से आपने यहाँ उनका सम्मान करने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं मनीष जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ। कुछ मैं सीधा विषयों पर आना चाहता हूँ, क्योंकि सारे हमारे कुछ साथी और जिनको अभी अपनी बात भी रखनी है, और हमें नाराज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये पत्रकार साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। जब भी हमको कार्यक्रम करते हैं तो पूरी रात हमारे साथ ये जगकर उन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में मीडिया के लोग किसी भी आवाज़ को उठाते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी एक सीख और एक रास्ता प्रशस्त करने का काम भी करते हैं। अगर 24 घंटा हमारी कोई पॉलिटिकल लोगों की तारीफ ही तारीफ करेंगे तो हमारी कमी कौन बताएगा, और आपके माध्यम से कोई कमियां, कमजोरियां अगर कोई बताई जाती हैं तो उसको बुरा मानने का काम भी हमारा नहीं होना चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं कई विषय इस प्रकार के आए, उससे पहले मैं 2-3 विषयों पर जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में ये मीडिया जगत के लोग अपनी बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े खुले दिमाग के साथ, खुले विचारों के साथ अपनी समस्याओं को एक सरकार के, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकारों के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाता है और इसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन मैं कुछ एक थोड़ा सा एक विषय पर और जाना चाहता हूँ। हमारे कई नौजवान साथी आए, उनको भी देखता हूँ, कुछ यूट्यूबर भी हमारे नौजवान हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप भी अपने बहुत कम उम्र में एक अच्छे स्थान पर रहकर और जनता की समस्याओं को आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बंधुओं, एक बात मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत ही आग्रहपूर्वक
विनम्र भाव से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि कई बार हम खबर देखते हैं और खबर में लिखा जाता है कोई समस्या आती है और उस समस्या तक पहुंचकर आपका अपना धर्म का आप पालन कर रहे हैं, लेकिन मात्र एक पक्ष को सुनकर, और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, सीधा सीधा उनको कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। जो विधि सम्मत काम हुआ है, जो कानून के निमित्त काम हुआ है, उस काम को भी एक इस प्रकार से उनका बखान किया जाता है या उसको प्रस्तावित किया जाता है जो वास्तव में हमारे और आप सबके लिए ठीक नहीं है। दोनों लोगों का वर्जन भी आप लीजिए कि जिस बात को लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी उस बात में पूर्णतः सत्यता होनी चाहिए। अगर कभी क्रॉस अगर कोई वक्तव्य आएगा तो निश्चित रूप से हमको गलत ठहराया जाएगा। इसलिए मेरा भाव है, आप पे जो टैलेंट है, आपके जो भाव है, जो आपका संकल्प, उस संकल्प को आप पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोगों से अपने वर्जन लेकर उस पर सीधा सीधा, कई बार मैं देखता हूँ मुझे मन को तकलीफ भी होती है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र भारत के हम भी एक अंश हैं, हम जनता जनार्दन के चरणों में रहकर वोट भी मांगते हैं, ये सब लोग करते हैं, लेकिन सीधा सीधा एक तो वो हालत हो गई कि कोई थाने में व्यक्ति मर्डर का केस लेकर गया, एफआईआर दर्ज हो गई और पुलिस ने सुना नहीं और सीधा चालान पेश कर दिया गया 90 दिन में। उसके बाद माननीय न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हो गई, जज साहब ने ना कोई नोटिस दिया, ना कोई सुनवाई करी और सीधे सीधे सजाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो आखिर में जो मेरा अभिप्राय ये है कि जो बात होती है उसके कंक्लूजन तक आप लोगों को जाना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि हमारी को टीआरपी अच्छी हो जाएगी। मैं ओलमा किसी को देता नहीं हूँ, अगर मुझे कोई गाली भी निकालेगा तो मैं लोकतंत्र व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ सीखने और सिखाने की उम्र नहीं होती, इसलिए हमारे छोटे भाई हैं, बहुत कम उम्र में आप एक टैलेंट के साथ आप इस जगत में आए हैं, तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है। अब मैं 2-3 विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे 2 अच्छे मित्र हैं, वो बहुत मौसम खराब था वरना तो आप चले ही जाते, मैं देख भी रहा था, लेकिन ये सबके हमारे विषय हैं। मैंने रतिराम जी यादव साहब से भी एक बात सुनी, एक विषय बड़ा गंभीर विषय जिसको माने भूपेंद्र यादव जी भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री एक बताकर भी गए, कुछ दायित्व तो मुझे भी देकर गए थे इस आपके मंच के माध्यम से। मैं थोड़ा सा विषय जो आपका और हमारा सबका है, क्योंकि आपके चैनल पर मैं खड़ा हूं तो मुझे स्पष्टता के साथ बात रखने का अधिकार भी मुझे है। एक समस्या है कि ये जो नेशनल हाईवेज को लेकर एक निर्णय हुआ, पता नहीं मुझे इसको आम जनता ने किस प्रकार से लिया, लेकिन ये बात सही है माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार तक भी ये बात रखना भी चाहूँगा और मैंने सरकार के सामने विषय रखा भी है। अच्छा लगा मुझे जब आपने इस पूरा विषय का वृत्तांत आपके शब्दों के माध्यम से, आपने इस चैनल के बड़े चैनल के माध्यम से आपने जनता के सामने इसको स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक वहाँ पे रिट डाली जाती है और उसके माध्यम से एक परिवार में 5-6 लोगों की डेथ होती है और वो परिजन माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे इस पर इस कारण से अगर ये इस पर एंक्रोचमेंट नहीं होता है, कुछ ज़मीन 75 मीटर होती, क्यों 45 मीटर उसमें NHAI ने तय की हुई है, अगर 75 मीटर ऐसा कोई तय होता तो मेरा नुकसान नहीं होता। तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी हमारे 45 मीटर का जो NHAI का फैसला है उससे जाकर 75 मीटर्स को इसमें शामिल करके और इसमें चौड़ाई करके इसका कराया जाए, ऐसा आदेश एक आता है। और एक बात और बता दूं, देखिए मैं कहा लोकतंत्र में सबको अपनी बात को शब्दों के द्वारा, विरोध के द्वारा रखने का अधिकार है, लेकिन शायद मुझे पता नहीं कई बार वो लोग तो क्यों रख पाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उसको ठीक प्रकार से विषय को देखा भी गंभीरता के साथ, क्योंकि मेरे पास पावटा का डेलीगेशन आया, शाहपुरा का डेलीगेशन आया, एक विराटनगर का डेलीगेशन आया और एक कोटपुतिया डेलीगेशन आया माननीय मंत्री महोदय। उससे मैंने जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, देखिए ये फैसले हमारे कहने से नहीं आते, ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को, तो लेकिन उनका आदेश जो था उसमें पिछली सरकार ने, मैं इसके लिए डॉक्यूमेंट के साथ ही बात कर रहा हूँ, और पिछली सरकार ने जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया तब एक सरकार ने हल्फनामा दिया कि ये माननीय उच्च न्यायालय यदि इसको
जो है 75 मीटर इसको अगर जोड़ना चाहता है, जो आपका आदेश हुआ है, उसमें सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों के साथ कहा है कि सरकार इसमें आपका सहयोग करेगी, और सरकार चली गई। लेकिन ये जो वापस संज्ञान में आया और इस पर जब जनता के सामने आया कि इसको बहुत जल्दी अतिक्रमण को हटाया, अतिक्रमण तो था ही नहीं भाई। बिना जब तक उसको ज़मीन को, भूमि को एक्वायर नहीं किया जाएगा, उसका मुआवजा दिया नहीं जाएगा, तो कोई भी सरकार NHA कैसे कर सकती है? ये संभव नहीं है। लेकिन हम जब डेलीगेशन से आए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मैं गया, मैंने बातचीत करी। हमारा सत्र चल रहा था और जिसमें आज पता नहीं, मैंने उनको अशोक जी बंसल साहब को देखा नहीं, कुछ बहुत वरिष्ठ जन, डॉक्टर साहब उस समय आए थे, सभी लोग, आप लोग, और मैं मुख्यमंत्री महोदय से दूरभाष पर मेरी बातचीत हुई। उनका आज मेरी बहुत सारी बैठक है। आप एक काम करिए, मेरे जो सेक्रेटरी हैं ACS अखिल जी अरोड़ा साहब से एक बार CMO जाकर मिल लो, और जो भी इसमें बातचीत होगी इस बात को मैं एक बार होल्ड पे डलवाता हूँ। और मैंने पूरे डेलीगेशन को साथ लेकर CMO में मैं लेकर गया, बातचीत हुई। उन्होंने ACS हमारे PWD से बात करी स्पीकर ऑन करके कि माननीय हमारे कुलदीप धनखड़ जी आए, एक डेलीगेशन आया, और इस पर एक उसी विभाग के द्वारा, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आया तो उसी विभाग के द्वारा PWD के द्वारा एक समस्त जिला कलेक्टरों को एक आदेश दिया गया था, और उस आदेश को तत्काल प्रभाव से ये कहकर सबके सामने कहा गया कि जब तक सरकार नहीं गए तब तक आगामी कोई कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए, और उस पर रोका गया। और उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत सारे अलग अलग विचारों के लोगों ने, अलग अलग दलों के लोगों ने अपने तरीके से बात को रखने का प्रयास किया होगा, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं, या हमारे साथी जो बड़ी मेहनत करके उस पैसे को अपनी ईमानदारी की जो पूंजी होती है उससे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई व्यापार छोटा मोटा करते हैं, अगर आज उनकी प्रॉपर्टी नष्ट होती है तो निश्चित रूप से उसकी तकलीफ वो जीवन भर उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी सरकार इस बात का पूरा भरसक प्रयास करेगी कि हमारे किसी व्यक्ति को इस प्रकार की पीड़ा का सामना ना करना पड़े। उसके बाद भी मैं माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब से मैंने बात करी, उनसे भी मैंने, हमारे राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल, उनसे मैंने बात करी। मैंने उनको भी कहा कि एक बार माननीय उच्च न्यायालय को इसके बारे में बताया जाए, एक बार आग्रह किया जाए। अगर आग्रह किया जाता है तो निश्चित रूप से उस बात को सुना जाएगा, और उस विषय पे भी हमारी बातचीत हुई, और वो मामला भी विचाराधीन चल रहा है, उसको होल्ड पे रखा गया है। अब जो भी इसमें आगामी कुछ ऐसी कोई समस्या आएगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस पर, और हम आपके साथ उस आम व्यक्ति के साथ खड़े होकर उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का, अथक प्रयास से बड़ा कोई होगा तो वो भी करने का प्रयास करेंगे, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगला विषय पानी का विषय। मैं थोड़ा समय लूँगा, रामस्वरूप जी कोई बात नहीं, हमेशा हम तो आपस में बैठे रहते हैं, आज यहाँ भी बैठ लो। पानी को लेकर मुझे याद आता है कि 1997 में मैं उस समय जिला परिषद का मेंबर हो गया था, और उस समय अन्ना हजारे साहब को मैंने पहली बार सुना था। अभी हमारे हर जिला परिषद के द्वारा हर जिले में 2 प्रधान, 2 जिला परिषद के सदस्य, 2 सरपंच, 2 प्रधान, ऐसे करके, और सब लोगों को जयपुर बिरला सभागार में बुलाया गया था। मैंने सोचा अन्ना हजारे साहब कौन है, तो मैं देवी सिंह जी अन्ना हजारे साहब को नहीं जानता था। मनीष जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर विषय है। अन्ना हजारे साहब का जब कार्यक्रम चला तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल थे, और मैं जिला परिषद का मेंबर होने के नाते उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि जब अगला दुनिया में विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। तो मेरे पड़ोसी के अधीक्षण अभियंता से मैंने पूछा, एक सी से कहा मैंने, मुख्य अभियंता से, मैं कहा बाबा कह तो रहे हैं लेकिन बाबा की बात मुझे गले जो उतर नहीं रही है कि कैसे। मैंने कहा मेरे गांव भाकरी में, जोधपुरा में, किराड़ोद में इतनी बड़ी तादाद में पानी है कि हमारे तो खुले धोरों पानी चलता है। अब ये कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। लेकिन मैं एक विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूँगा। राजस्थान में वास्तव में ये वीरों की धरती है, सम्मान की धरती है। यहाँ की मैं अगर पूरा विषय आपके सामने, यहाँ के इतिहास को देश के पन्नों पर हमेशा जब भी इस इतिहास को याद किया जाएगा, इसे देश के स्वाभिमान की बात आएगी तो राजस्थान की धरती को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यह सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है।
और पानी की समस्या अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं पानी आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पानी पी लेंगे, कांग्रेस के लोग पानी नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के लोग ही पानी पी लेंगे। ये विकास सबके लिए है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि राजस्थान और विशेष हमारा पर्टिकुलर एरिया, जिसके लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी ने चर्चा भी करी, ये राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना पर जो चर्चा हुई और ERCP को लेकर, ये आज की योजना तो है नहीं। 2017 में वसुंधरा जी की सरकार थी, तब ये योजना तैयार हुई और 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, 18 में अगली सरकार आई, 5 साल तक भी ये लंबित था मामला। लेकिन 2023 में, क्योंकि 3 सरकारों का मामला था, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और हरियाणा का, और तीनों सरकारों को मिलकर, तीनों स्टेट को मिलकर पानी की, चाहे यमुना जल की बात करूं, चाहे मैं हमारा जो लगभग 13-14 जिले थे उनकी मैं बात करूं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं, और मैं हमारे भाई हैं पूर्व विधायक इंदिरा जी, इनका टेलीफोन मेरे पास आता है, क्यों मुझे कहने में कुछ चूकना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब ERCP का काम चल रहा है, ERCP में 13 जिले जोड़े गए हैं, जिसमें हमारा जयपुर जिले में हमारे कुछ कोई बांध शामिल नहीं है। तो मैंने कहा, क्यों हम एक पहले कार्यक्रम में मिले थे तो मैंने इस विषय पे बड़ा इनसे बहस करी थी। मैंने, इनकी सरकार थी, विधायक थे, तो हम एक लोहाकड़ा कला पंचायत में कार्यक्रम में चले गए, हम वहाँ 150-200 आदमी इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा पानी की समस्या बहुत बड़ी है, आप क्या कर रहे हो, इसको जुड़ाने का प्रयास करो। तो जब सरकार बदल गई तो इनका मेरे पास फ़ोन आया कि बजट आने वाला और आपको इससे सरकार से एक बार मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मुख्य अभियंता राजस्थान जो WRD का काम देखते हैं, मैं उनसे जाकर मिला। मैंने दूरभाष पर मेरी बात हुई, मैंने कहा आप मिल सकते हैं मेरे को, वैसा आ जाता हूँ मैं। तो मेरे पास आ गए, 2 घंटे बातचीत हमने करी। मैंने पूछा कि ये पानी कहाँ से आएगा, बोले इसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध में आएगा। फिर रामगढ़ बांध का पानी कहाँ जाएगा, बोले कालख में जाएगा। तो मैंने कालख से पानी कहाँ जाएगा, कि कहीं नहीं जाएगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा एक काम कर सकते हो, आप एक काम करिए, आप मेरे 3 बड़े बांध हैं, देवी सिंह जी साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ मैं, रामस्वरूप जी आपका भी, क्योंकि ये विषय हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियों का विषय है ये। अगर बूचारा बांध इसमें पानी आता है तो बूचारा बांध का पानी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटपुतली और कॉन्स्टिट्यूएंसी विराटनगर का 27 का भूभाग, उसको लाभ मिलने वाला है। दूसरा, अगर छितौली के बांध में पानी आता है तो उसका 90% उसका फायदा किसको मिलेगा, बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर की जो बेल्ट है, मुंडावरा की जो बेल्ट है, उसको पानी मिलने वाला है। हमें मात्र 10% लोगों को फायदा मिलेगा, बाकी सारा, क्योंकि हम लोग टेल पर हैं और ये लोग बिल्कुल बहुत नीचाई पर हैं जाकर, इसलिए पानी, अभी किसी साथी ने भी कहा था, हमारे कोटपुतली बहरौड जिले के जो औद्योगिक संघ के अध्यक्ष, उन्होंने विषय रखा भी था। अभी उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब भी आए थे, ये बात सही है, उन्होंने एक विषय रखा। मैंने अभी इंदिरा जी को, हम दोनों साथ बैठे तो मैंने कहा भी, अभी एक लोग बड़े कन्फ्यूजन में है कि पानी आता है रायपुर तक, पानी आता है थनवास तक, पानी आता है बूढ़वाल तक, पानी आता है अमरपुरा तक, पानी आता है बनियाड़ी तक। ये लोगों को जानकारी बहुत कम है, क्योंकि मेरे रिश्ते नाते हर गांव में, नांगल चौधरी में, रायपुर में, अमरपुरा में, अब थाड़ा गाजी, सबके कांटेक्ट में हम रहते हैं। जब मैं छोटा था और जब मैं राजनीति में नहीं आया था, विद्यार्थी था, तब मैं बाइक से मेरी सिस्टर का जाया करता था। तब भी इन गाँव में पानी आता था, बहुत छोटी नहर आती थी, छोटी सी नाली होती थी, इन गाँव में पानी मिलता नहीं था, क्योंकि ये पूरी बेल्ट, नांगल चौधरी की बेल्ट बहुत टेल पर है, या पानी आना संभव ही नहीं है। अब लोग कहते हैं साहब एक सरकार चाहे तो उसको ऐसे जोड़ सकती है, ये प्रैक्टिकल यदि बात करूं मैं तो ये पानी आना संभव नहीं है, इसका और तरीका हो सकता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला और मुख्यमंत्री महोदय से मैंने एक आग्रह किया कि मेरी बातचीत अधिकारियों से हुई है और आपका ये रामगढ़ बांध का पानी यदि मेरी छितौली को जोड़ दोगे, बुचारा को जोड़ दोगे, और यदि जवानबाद हवाई के बांध को जोड़ दोगे, और यदि ये पानी मेरे यहाँ से रामगढ़ से जाकर आपके त्रिवेणी धारा में पड़ जाएगा तो हमारे रिचार्ज भी नदी हो जाएगी, साथ साथ हमारे 3 बड़े बांध जुड़ जाएंगे। तो हमारी जनता को कई 4-5 तहसीलों में, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली प्लस बानसूर को 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो क्या संभव है क्या? उन्होंने ACS को बुलाया, ACS अभय कुमार सिंह आए, बुलाकर तत्काल कहा मुझे जोड़ना है, और 4 दिन बाद बजट था। तो कर कैसा बड़ा खर्चा आएगा, ये आएगा, उसका एस्टिमेट करवाया तो लगभग 2200-2400 करोड़ का बताया। फिर पता चला कि तो 4100 करोड़ से ऊपर जा रहा है, बजट में जब आया तब। तो एक बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि उस एक अच्छे काम की नींव रखने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कर दिया।
जो बिल्कुल कहीं किसी डीपीआर में नहीं था, किसी योजना में नहीं था। 3 बड़े बांध जो हमारा जवानपुरा, चीतोली, बुचारा, इनको जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये काम, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। उस समय कौन विधायक होगा, कौन सांसद होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने उसकी एक पहल करने का एक अच्छा उल्लेखनीय काम किया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और जनता के लिए आपने एक अच्छी सोच के साथ ईआरसीपी में हमारे तीनों बड़े बांधों को जोड़ने का काम किया। भाइयों, एक बात और साथ साथ, क्योंकि चूंकि यहाँ पब्लिक नहीं है, वो डोमिनेट करने वाले लोग हैं बहुत सारे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे लीडर्स हों, चाहे हमारे एडवोकेट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, वो लोग बैठे हैं। एक बात समझिए, हम 200 गज का कोई मकान भी बनाते हैं, उस मकान के काम को करने के लिए 2 साल में एक किसान बेचारा 4 साल में पूरा नहीं कर पाता। ये सरकार है। और मैं बता भी दूं, 18,500 करोड़ की टेंडरिंग का काम रामगढ़ बांध का हो भी चुका है, उसमें काम बढ़ेगा, काम चलेगा। लेकिन हम आखिरी फेज में, हमारे को देवी सिंह साहब आखिरी फेज में जोड़ा गया है। अब वो पहले काम ये होगा, उसके बाद इसका आगे काम प्रारंभ होगा। लेकिन जिस दिन पानी आएगा उस वर्ष को भी लोग याद करेंगे कि वास्तव में पानी आया था तो किस समय इसका फाउंडेशन रखा गया था। ये 2 बड़े विषय, हाईवे वाला विषय हुआ, ये हुआ। और मैं विषय सरकार के 2-3 विषयों पर कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों को निकलना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। क्योंकि ये आपका चैनल है मनीष जी, और राजस्थान का जोरदार चैनल है, और इसमें मुझे बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी सरकार ने, हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था, उन तमाम बातों को हमारी सरकार ने पूरा करने का। और एक हमारे साथी कह रहे थे, अभी राइजिंग राजस्थान की बात किसी ने चलाई थी, मैं गया था राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में, बहरोड में, नीमराणा में कार्यक्रम था। मैं इतना समझता हूँ राजस्थान में सबसे बड़ा यदि कोई औद्योगिक जोन है तो मैं इस नीमराणा जोन को मानता हूँ। वैसे तो आप आगे जाओगे तो बाड़मेर में भी आपको रिफाइनरी का मिल जाएगा, बालोतरा में बहुत सारा काम मिल जाएगा, बाड़मेर में बहुत सारा, कहीं ऑयल निकल रहा है, कहीं बहुत सारे मिनरल्स निकल रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ में नीमराणा जोन को डेवलप बहुत बड़ी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। मुझे याद आता है 13 से 18 के बीच में कितना सारा डेवलपमेंट है यहाँ पर। नीमराणा की हालत भी हमने देखी है, पहले हम जब रेवाड़ी जाया करते तब भी देखते थे। तो मैं राइजिंग राजस्थान में पूरे प्रदेश की बात करूं, हमारी सरकार ने 45 लाख करोड़ के MOU करके और उस व्यापारी को जोड़ने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय विदेश में जाकर भी उन तमाम राजस्थानियों को आग्रह करके आए कि आप आइए राजस्थान में, आपका घर है, आपका परिवार है, अपने प्रदेश में आइए, अपनी मिट्टी पर आइए, अपने खेत में आइए, व्यापार करिए। इस प्रकार का आग्रह हम लोग करके आए। और साथ साथ उसमें बहुत सारे काम हमारे इम्प्लीमेंट हो रहे, लोगों को जमीनें मिल रही हैं, लोगों को पैसा दिया जा रहा है। और साथ साथ एक बड़ा विषय जो कभी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं करी, मैं माननीय मंत्री महोदय, हम ऐसे मार्ग पर स्थित हैं जहाँ पर जयपुर टू दिल्ली और एक्सप्रेस वे भी बन गए। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, एक शब्द मुझे पूरा करना है। और इसमें जब छोटे बच्चे तब भी कहते थे आपड़ा रेल कदा होगी, आपड़ा रेल कदा होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज पूरे भरे मंच के सामने, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही, बड़ा यूँ मेरा सीना फूल रहा है। जब लोकसभा का चुनाव था तो पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे याद आता है कार्यक्रम हो रहा था कोटपुतली में, प्रधानमंत्री जी को आना था। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फ़ोन आया कि आपका ऐसे कोई 3 बड़े काम कौन से हो सकते हैं, और हमने कहा कि एक बड़ा काम हो सकता है। उनके यहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन भी आया, जो मेरे से बातचीत हुई, और हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात साझा भी करी। हमने कहा हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कब बहुत बरस हो गए, 80 साल होने को है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन इतने सालों में किसी ने, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें बदल गई, कितने विधायक सांसद आए, सब कुछ बदल गया। लेकिन हमने कहा कि एक हमारे यहाँ अगर रेवाड़ी से लेकर और हमारे जयपुर मार्ग को, जयपुर तक यदि हमको रेल मार्ग से जोड़ा जाता है तो हमारा नीमराणा का जो पार्ट है जहाँ पर औद्योगिक जोन है, इसमें आम व्यापारी को फ़ायदा होगा, जो लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं उनको फ़ायदा होगा। और हमने इस बात को गंभीरता के साथ, पुरजोर शब्दों के साथ, और ऑनरेबल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी हमने आग्रह किया। और एक बड़ी बात ये रही कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी, और हमारी सरकार के समय, और हमारे लोकसभा के सांसद और भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, और हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद माननीय राव राजेंद्र सिंह जी के द्वारा एक अच्छी पहल करके प्रधानमंत्री जी से मिलकर, रेल मंत्री महोदय से मिलकर, और जो रेवाड़ी से लेकर जयपुर का जो हमारा ट्रैक आगे बनने वाला है, उसके लिए
उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और उसकी डीपीआर के लिए पैसा स्वीकृत हो गया। तो मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ मीडिया के मेरे मित्र बैठे हैं, चाहे छायाकार बंधु हों, चाहे हमारे यहाँ यूट्यूबर्स हों, चाहे अन्य मीडिया के लोग हों, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारी भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पूरे एक नहीं कई जिले जुड़ने वाले हैं। देखिए काम तो बहुत लंबा चलेगा, डीपीआर का पैसा ही गया, अब डीपीआर तैयार होगी, कहाँ से जाएगी लाइन, कैसे जाएगी, उसको कैसे पहुँचाएंगे। ये साथ साथ मेट्रो का भी कई विस्तार होगा आने वाले समय में। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश राजस्थान, एक जिला कोटपुतली बहरोड, उससे पहले का जिला अलग खेड़तल, तीसरा जिला अगला हमारा जयपुर, तो तीन तीन जिलों को क्रॉस करके हमारे यदि अगर रेल लाइन आती है तो इससे बड़ा हमारी जनता के लिए कोई फायदा और बड़ी सौगात हो नहीं सकती। ये 3-4 विषयों पर मैंने अपनी सरकार और मेरी पार्टी की ओर से विषय रखने का मैंने प्रयास किया है। आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे विधायक के नाते याद किया, भाई के नाते याद किया। मैं इस जिले का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे राजस्थान का पूरी टीम का और सभी मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माननीय मंत्री महोदय आपको भी बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम। जब भी हम इससे चाहे वो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, जब भी आपको हम बुलाते हैं आप हमेशा इस जिले में अपने परिवार का सदस्य मानकर हमेशा हमें संभालते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।